हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड सबीहा। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टेज टू एक्सेलेंस, जहाँ पर आपको बीएड से रिलेटेड हर एक वीडियोस मिलेगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। और ये मेथड डिस्कस करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आगे की सारी आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसा कि ये नाम ही अपने बारे में बता देता है कि इसका मतलब क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना, किसी भी मुश्किल का हल निकालना, वो क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। अब इसका हम ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज प्लान्ड अटैक ऑन डिफिकल्टी फॉर फाइंडिंग आउट सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन। मतलब किसी भी डिफिकल्टी पे प्लानिंग के साथ अटैक करना। अब ये डिफ़िकल्टी कोई भी हो सकती है, हमारी रियल लाइफ में भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और हमारे जो है स्टडीज़ में भी, हमारे एजुकेशन में भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती है, हमारी पढ़ाई में भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती है। तो वो सब डिफ़िकल्टी पे प्लानिंग के साथ अटैक करना और उसका सल्यूशन निकालना, ऐसा सल्यूशन जो हमको भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट्स अ प्लान्ड अटैक ऑन डिफिकल्टी फॉर फाइंडिंग आउट satisfactory solution. Problem solving is the process of transforming the description of a problem into the solution of that problem by using our knowledge of the problem domain and by relying on our ability to select and use appropriate problem solving strategies, techniques and tools. मतलब हमारे पास जो भी प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसको ट्रांसफॉर्म करना सॉल्यूशन में, उसको बदलना सॉल्यूशन में। लेकिन हम बदलेंगे कैसे? बाय यूजिंग आवर नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम डोमेन। जिस भी डोमेन में हमको प्रॉब्लम अराइज हुई है, मतलब जिस भी डोमेन में हमको वो प्रॉब्लम आई है, चाहे वो रियल लाइफ में आई हो या हमारे स्टडीज़ में आई हो, तो जो भी डोमेन में हमको वो प्रॉब्लम आई है वो डोमेन की नॉलेज को यूज़ करना एंड बाय रिलाइंग ऑन आवर एबिलिटी टू सेलेक्ट एंड यूज़ अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स एंड टूल। और अपनी एबिलिटी पे भरोसा करके सही टेक्निक्स को यूज़ करना, सही स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करना, जो भी हमारी प्रॉब्लम से फिट बैठे उसको यूज़ करना। ठीक है, और हमको सल्यूशन ताकि सही मिले जो हमको सेटिस्फाई करे। हमको अपनी एबिलिटी से सही स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करना है, टेक्निक यूज़ करना है। तो ये हुआ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अब टीचर अपने क्लासरूम में भी यूज़ कर सकती है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, बट यूज़ करने से पहले उसको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि प्रॉब्लम कैसे होनी चाहिए। तो इसीलिए हम ये चीज़ जानने के लिए फीचर्स देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमको अपने क्लासरूम में किस तरीके का प्रॉब्लम स्टूडेंट के सामने रखना है। तो क्लास में कोई भी प्रॉब्लम देने से पहले टीचर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी वो प्रॉब्लम दे रही है वो क्लियर और डेफिनाइट हो, मतलब एकदम सही हो और डेफिनाइट हो, एकदम ट्रू हो। ठीक है, कोई भी गलती ना हो उसमें। मीनिंगफुल एंड चैलेंजिंग फॉर स्टूडेंट, एकदम मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। एंड चैलेंजिंग फॉर स्टूडेंट, ऐसी प्रॉब्लम हो जो उनके लिए चैलेंजिंग भी हो, बहुत ही ईजी रहेगी तो वो जल्दी सॉल्व कर लेंगे और उनके लिए वो बहुत ही आसान है, तो इसीलिए ज़्यादा मीनिंगफुल भी नहीं रहेगा उनके लिए और ना ही चैलेंजिंग रहेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम दो जो उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी हो। इंटरेस्ट जनरेटिंग फॉर स्टूडेंट, प्रॉब्लम ऐसी हो जो उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करे, इंटरेस्ट जनरेट करे, ताकि उनको पढ़ने में भी मज़ा आए और सॉल्व करने में भी मज़ा आए। ठीक है, रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशन, जितना पॉसिबल हो सके टीचर को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम उनकी रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़ी हुई हो। ठीक है, कोई रिलेशन हो उन दोनों का। The children should have some previous knowledge of the problem which they are going to discuss. जो भी टीचर प्रॉब्लम उनको देने जा रही है तो टीचर मेक श्योर करे कि वो प्रॉब्लम से रिलेटेड उनके पास कुछ ना कुछ प्रीवियस नॉलेज ज़रूर हो। अगर ऐसी टीचर प्रॉब्लम उनके सामने दे देगी, प्रेजेंट कर देगी, जिसके बारे में उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है या वो फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा देख रहे हैं, तो उसको सॉल्व करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि उससे रिलेटेड उनके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो टीचर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ ना कुछ प्रीवियस नॉलेज उनके पास हो वो प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो भी वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सोल्यूशन,
Solutions of the problem should be found out by the learners themselves under the guidance of teacher. जो भी टीचर ने प्रॉब्लम दी है अपने स्टूडेंट्स को, उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ लर्नर ही निकाले, सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही उसका आंसर निकाल के दे और उसको सॉल्व करे, लेकिन किसकी गाइडेंस में? टीचर की गाइडेंस में। मतलब टीचर उनको थोड़ा बहुत गाइड कर सकती है और उनकी गाइडेंस में बच्चे आंसर निकाले। टीचर उनको एकदम फुल्ली हेल्प ना करे, लेकिन थोड़ा गाइड भी करे। ठीक है। सुटेबल टू द एज, नीड्स, फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब ऐसी प्रॉब्लम उनके सामने प्रेजेंट करे जो कि उनके एज, नीड्स और फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटी को जो है सूटेबल रहे, उनके एज के हिसाब से होनी चाहिए, उनके नीड्स के हिसाब से होनी चाहिए। अब 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को हम 11th स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम दे देंगे तो वो कहाँ से सॉल्व कर पाएगा? तो ऐसी प्रॉब्लम्स उनके सामने प्रेजेंट करो जो कि उनके एज से रिलेटेड हो, उनके नीड से रिलेटेड हो, मतलब उनको ज़रूरत भी हो वैसे चीज़ें सीखने की, उनके फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटी के हिसाब से हो। ठीक है। मतलब जिस स्टैंडर्ड में वो है उस स्टैंडर्ड से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम दो, या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दे दो, बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं रहेगी, कोई भी प्रीवियस नॉलेज नहीं रहेगी, और फिर उसको सॉल्व करना उनके लिए मुश्किल रहेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम दो जो उनके एज और नीड्स के हिसाब से हो, फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी के हिसाब से हो। अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कौन से स्टेप्स होते हैं जो इसमें फॉलो होते हैं। सबसे पहले आ जाता है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। ठीक है। सेकेंड इज एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। थर्ड इज फॉर्मुलेटिंग टेंटेटिव हाइपोथेसिस। फोर्थ इज टेस्टिंग द हाइपोथेसिस एंड द लास्ट इज वेरीफाइंग ऑफ द रिजल्ट। अब ये पांचों स्टेप्स को हम एक ही एग्जाम्पल से समझेंगे, आपको ये पांचों स्टेप्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ और समझते हैं इस सब स्टेप्स को। सो एग्जाम्पल ये है कि नेहा बॉट अ पेन फॉर ₹100 एंड सोल्ड इट फॉर ₹120, फाइंड हर प्रॉफिट और लॉस। नेहा ने एक पेन खरीदा 100 रुपये में और उसे बेच दिया 120 रुपये में। अब उसका प्रॉफिट और लॉस पता करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था? आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। यहाँ पे बच्चे को आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको डिफाइन करना है अपने वर्ड्स में। ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम जो है वो मोटिवेटिंग होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए स्टूडेंट के लिए। अगर वो ऐसी प्रॉब्लम टीचर नहीं उसके सामने देगी तो उसको सॉल्व करने में भी मज़ा नहीं आएगा। ठीक है। तो वो एक्सप्लोर कर सके खुद को, ऐसी प्रॉब्लम दे। सो हमने ये प्रॉब्लम बच्चों के सामने रखी। अब स्टेप 1 से चलते हैं कि क्या होगा। आइडेंटिफाई उन्होंने कर लिया, डिफाइन करेंगे अपने ओन वर्ड्स में। ठीक है। आफ्टर सेलेक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, द चाइल्ड विल बी एबल टू डिफाइन द प्रॉब्लम इन हिज ओन वर्ड्स। अपने वर्ड्स में वो डिफाइन करेंगे कुछ इस तरीके से कि कॉस्ट प्राइस वो हो गया जिसमें हम आर्टिकल कोई भी खरीदते हैं। ठीक है। कोई भी सामान हमने खरीदा तो वो है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस को बोलते हैं कि कोई भी आर्टिकल हमने बेच दिया, वो होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है। प्रॉफिट उसको बोलते हैं अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो वहाँ पर हमको प्रॉफिट होता है, और लॉस तब होगा जब हमारा सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस से। ये एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट अपने ओन वर्ड्स में डिफाइन करेगा यहाँ पर। तो ये हुआ स्टेप 1। ठीक है। बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 इज एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम को उसको एनालाइज करना है। ठीक है। डिफाइन कर दिया उसने अपने ओन वर्ड्स में। अब यहाँ पर एनालाइज करेगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे पहले उसको वो लिखेगा कि मुझे क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है, और जो भी फैक्ट्स होंगे उसको वो सिंबॉलिक जो है फॉर्म में लिखेगा। जैसे कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो CP लिखेगा, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो SP लिखेगा, प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसको P से इंडिकेट करेगा और लॉस को L से इंडिकेट करेगा। तो इस तरीके से वो अपने प्रॉब्लम को, अगर फैक्ट्स है कुछ उसमें तो वो सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकता है तो उसको वो लिखेगा। ठीक है। और वो सोचेगा कि अब उसको कैसे सॉल्व किया जाए। स्टेप 3 इज फॉर्मुलेटिंग टेंटेटिव हाइपोथेसिस।
अब एनालाइज करने के बाद वो ये हाइपोथेसिस बनाएगा कि नेहा मेड हर प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। कैसे? क्योंकि नेहा ने अपना पेन 120 में बेच दिया, लेकिन उसने खरीदा कितने में था? 100 रुपये में। ठीक है, तो उसने सेल जो किया वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ पर उसने ये हाइपोथेसिस बनाया, ठीक है, कि नेहा ने अपना प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, तो ये हुआ फॉर्मुलेटिंग टेंटेटिव हाइपोथेसिस। नेक्स्ट स्टेप इज टेस्टिंग हाइपोथेसिस। अब टेस्ट कैसे करेगा? वो जो सारी वैल्यूज है उसको वो पुट करेगा फॉर्मूला में। Thus, on the basis of given data, the child will be able to solve the problem in the following manner. सारे डेटा को यूज करके वो प्रॉब्लम को कुछ इस तरीके से सॉल्व करेगा। जो भी उसको दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया था 100, सेलिंग प्राइस दिया था 120, उसने लिख दिया। ठीक है, उसने देखा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, 120 ज़्यादा है 100 से, तो यहाँ पर हो रहा है प्रॉफिट। और प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा, और अब प्रॉफिट है 20 रुपीज़। ठीक है, तो उसने अपना हाइपोथेसिस टेस्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप हमारा रहेगा वेरीफाइंग ऑफ द रिजल्ट। वेरीफाई कैसे करेगा? टेस्ट करने के बाद जो कंक्लूजन है वो बहुत ही ज़्यादा मेन होता है। अगर कंक्लूजन नहीं लिखा तो आंसर इनकम्प्लीट है। ओके, मतलब वेरीफाई नहीं हुआ है। तो वेरिफिकेशन के लिए हमें कंक्लूजन लिखना ज़रूरी है। आफ्टर टेस्टिंग एंड वेरीफाइंग हिज हाइपोथेसिस द चाइल्ड विल बी एबल टू कंक्लूड दैट नेहा मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹20। सो ये क्या है? हमने वेरीफाई कर दिया अपने प्रॉब्लम को और उसका सोल्यूशन हमें मिल गया। Thus the child generalizes the result and apply his knowledge in new situation. अब उसने जनरलाइज कर लिया अपने रिजल्ट को। जनरलाइज मतलब एक स्टेटमेंट के थ्रू उसने जनरलाइज कर लिया कि हाँ उसने प्रॉफिट बनाया, और प्रॉफिट कितने का बनाया? 20 रुपीज़ का। तो उसने जनरलाइज कर लिया, और अब वो ऐसे कुछ प्रॉब्लम को अपने रियल लाइफ में भी, न्यू सिचुएशन में भी अप्लाई करेगा। ठीक है, रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकता है, और आगे कुछ अगर प्रॉब्लम टीचर देती है तो उसमें भी अप्लाई कर सकता है। तो ये थे स्टेप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के, जिसे हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया है। अब बढ़ते हैं हम एडवांटेजेस की तरफ। सो बहुत सारे बेनिफिट्स है इस मेथड को यूज करने के। एंड फर्स्ट इज इट हेल्प स्टूडेंट्स टू अडॉप्ट द आइडिया ऑफ नॉट टू बी हरी टू मेक अ डिसीजन। डिसीजन लेते वक्त हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, ये चीज़ बच्चों को इस मेथड से सीखने मिलती है। अब क्योंकि जब टीचर प्रॉब्लम उनके सामने प्रेजेंट करती है तो वो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करते हैं उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने के लिए, लेकिन वो हर एक ऑल्टरनेटिव में से आंसर तो एक ही होता है, सल्यूशन एक ही एकदम परफेक्ट होता है। तो उस चीज़ का डिसीजन बच्चे लेते हैं, और इसलिए उनको पता चलता है कि हमें कोई भी डिसीजन लेने में जल्दबाजी नहीं करनी है। बात समझ आ रही है? हेल्प्स टू डेवलप पावर ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द चाइल्ड। अब ये मेथड यूज़ करने से हर एक बच्चे को ये मौका मिलता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, उसके अंदर क्या एबिलिटीज़ है, क्या चीज़ वो कर सकता है। तो जो भी जैसा भी उसके अंदर क्वालिटीज़ है वो अपने आप को एक्सप्रेस करे। तो इस मेथड के ज़रिए पावर ऑफ एक्सप्रेशन भी बच्चे का डेवलप होता है और वो खुद को एक्सप्रेस करना सीखता है। helps in maintaining discipline in the class because students stay busy in finding out the solution of their own problems. अब यहाँ पर जब ये मेथड यूज़ करते होते हैं तो सारे बच्चे क्योंकि इन्वॉल्व होते हैं और बिजी होते हैं कि जो भी उनके पास प्रॉब्लम है उसका आंसर निकालना है, तो इससे क्लास में भी डिसिप्लिन रहता है और बच्चे शोर नहीं करते। थॉट प्रोवोकिंग एंड डेवलप्स हायर लेवल थिंकिंग स्किल इन चिल्ड्रन। यहाँ पर ये जब उनके सामने प्रॉब्लम प्रेजेंट होता है तो वो प्रॉब्लम उनको सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हर एक बच्चा ये सोचने लगता है कि क्या सल्यूशन होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है। तो उनके अंदर ये चीज़ पैदा होती है और थिंकिंग स्किल भी उनके अंदर पैदा होती है, हायर लेवल थिंकिंग स्किल उनके अंदर डेवलप होने लगती है। ठीक है, द स्टूडेंट्स लर्न टू एक्सेप्ट डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ देयर क्लासमेट एंड दस बिकम टॉलरेंट।
वो टॉलरेंट भी होने लगते हैं, क्योंकि जब वो ग्रुप में काम करते हैं, टीचर ने अगर ग्रुप में उनको काम करने को दिया है और ग्रुप में उनको प्रॉब्लम दिया है, ठीक है, अब सपोज 5 लोग का ग्रुप है और टीचर ने एक प्रॉब्लम उनको दिया है। अब वो प्रॉब्लम में वो 5 लोग इन्वॉल्व है, वो 5 लोग का अलग अलग ओपिनियन लगेगा, ठीक है, और 5 का अलग अलग ओपिनियन रहेगा, अलग अलग सोच रहेगी। तो हर एक इंडिविजुअल दूसरे के ओपिनियन को कंसिडर करेगा, सुनेगा और एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, हर एक के ओपिनियंस मेरे से डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर वो टॉलरेंट बनते हैं, ठीक है। Stimulating interaction of diverse ideas which results in a wider range and better quality of solution. अब जब वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, वो प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए इंटरैक्शन करते हैं, तो यहाँ पर आइडियाज भी क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। एक के आइडियाज पूरे ग्रुप से शेयर हो रहे हैं, तो वहाँ पर उनको पता चलता है कि मेरे आइडियाज एक दूसरे से कितने डिफरेंट है और कितने अलग है। तो यहाँ पर उनको अपने आइडियाज़ के भी बारे में पता चलता है, और हर एक के पास जब सोल्यूशन अलग रहता है तो उनको ये डिसाइड करने में भी सही लगता है, अच्छा लगता है कि कौन सा सोल्यूशन बेटर क्वालिटी का है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, साइंटिफिक वैल्यूज आर इनकलकेटेड इन स्टूडेंट्स बाय यूजिंग दिस मेथड। अब ये मेथड को अगर यूज करेंगे तो इससे वैल्यूज भी उनके अंदर डेवलप होती है, साइंटिफिक वैल्यूज, जैसे कि उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, ओपन माइंडेडनेस होने लगते हैं, जैसे कि न्यू आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने लगते हैं, कंसिडर करते हैं, तो वो टॉलरेंस भी उनके अंदर बढ़ने लगता है, ठीक है। जजमेंट भी बहुत अच्छा करने लगते हैं, वो वाइज जजमेंट होने लगता है, उनका गुड जजमेंट होने लगता है। तो ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़ है जो उनके अंदर डेवलप होने लगती है इस मेथड को यूज़ करने से। For independent study, an individual needs a sense of responsibility, originality and resourcefulness which are developed by this method. मतलब इंडिपेंडेंट स्टडी के लिए एक इंडिविजुअल के अंदर ये 3 चीज़ होना चाहिए, और ये तीनों चीज़ हम ये मेथड के ज़रिए डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब लर्नर अपनी लर्निंग को लेकर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने लगता है और सोचने लगता है, तो यहाँ पर वो अपनी लर्निंग को लेकर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ओरिजिनलिटी, अब यहाँ पर सोचता है तो वो इंडिपेंडेंट होके सोचता है, ठीक है, यहाँ पर जो भी आइडियाज़ रहते हैं वो उसके ही रहते हैं, तो यहाँ पर वो इंडिपेंडेंट होके सोचता है, तो वो है ओरिजिनलिटी। रिसोर्सफुलनेस मतलब यहाँ पर उसके अंदर एबिलिटी पैदा हो जाती है कि वो कोई भी जो है डिफ़िकल्ट सिचुएशन से कैसे डील करे, कैसे कोई प्रॉब्लम अगर आए उसके रियल लाइफ में या तो फिर उसके स्टडीज़ में, तो उन चीज़ों से वो कैसे डील करे, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर डेवलप हो जाती है अगर हम ये मेथड अपने क्लासरूम में यूज़ करते हैं तो ये थे सारे एडवांटेजेस। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस इस मेथड का। पहला जो डिसएडवांटेज है इस मेथड का वो ये है कि ये मेथड टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, और टाइम कंज्यूम करने की वजह से एक टीचर को जितना सिलेबस कंप्लीट करवाना होता है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। एट अ टाइम अब टीचर एक अपने स्टूडेंट को एक ही प्रॉब्लम दे सकती है, और वो प्रॉब्लम को वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, डिफाइन करता है, फिर एनालाइज करेगा और फिर टेस्ट करेगा अपने हाइपोथेसिस को, एंड देन वेरीफाई करेगा, फिर कंक्लूजन पे आएगा। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करते करते टाइम ले लेता है ये प्रोसेस, ये मेथड, ठीक है। तो इसीलिए सिलेबस का कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये पहला डिसएडवांटेज है। सेकेंड इज ऑल टॉपिक्स एंड एरियाज कैन नॉट बी कवर्ड बाय दिस मेथड। हर एक टॉपिक को, हर एक एरिया को हम ये मेथड यूज़ करके कवर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम मैथमेटिक्स के बहुत से टॉपिक्स तो कवर कर सकते हैं, लेकिन हम और सब्जेक्ट्स के टॉपिक कवर नहीं कर सकते अगर हम ये मेथड यूज़ करेंगे तो, ठीक है। थर्ड आ जाता है मोर मेंटल एक्टिविटी एंड लेस फिजिकल एक्टिविटी। यहाँ पर मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा यूज़ होती है, दिमाग का काम यहाँ पे ज़्यादा है, सोचने का काम ज़्यादा है, लेकिन बॉडी का काम बहुत कम है, फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पे बहुत ही लेस है, ठीक है। मेथड विल फेल इफ क्लासरूम इज टीचर डोमिनेटेड। अगर टीचर डोमिनेटेड क्लासरूम है
जहाँ पर टीचर ही ज़्यादा बोलती है और बच्चे सिर्फ पैसिव लिसनर की तरह सुनते हैं, तो ये मेथड फेल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये मेथड क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। मतलब यहाँ पर स्टूडेंट का ज़्यादा काम है, ज़्यादा एक्टिव होते हैं स्टूडेंट, टीचर से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बच्चों का यहाँ पे ज़्यादा रोल होता है, मेजर रोल होता है, और टीचर का माइनर रोल होता है। तो यहाँ पर अगर टीचर डोमिनेट करती है क्लासरूम में तो ये मेथड फेल हो जाएगा। टैलेंटेड एंड स्किलफुल टीचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस मेथड। अगर टीचर टैलेंटेड है तो ही ये मेथड को यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर जब बच्चे क्वेश्चन करेंगे या वो कहीं पर अटक जाएंगे तो उनको अपने टीचर की हेल्प लगेगी, तो टीचर को थोड़ा सी पुश करना पड़ेगा और टीचर को गाइड करना पड़ेगा। टीचर अगर टैलेंटेड है और हर एक के बारे में उसको नॉलेज है, हर एक डोमेन के बारे में, तो ही टीचर उनको हेल्प कर सकती है। तो यहाँ पे टीचर का टैलेंटेड होना और स्किलफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेथड डज नॉट सूट स्टूडेंट्स ऑफ लोअर क्लासेस। छोटे बच्चों के लिए ये मेथड सूट नहीं करेगा, क्योंकि उनको अगर हम प्रॉब्लम दे दे तो वो प्रॉब्लम को वो सोल्यूशन में जो है ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं। सो ये मेथड हम हायर क्लास के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट लोअर क्लास के लिए ये मेथड सही नहीं है। अब बात कर लेते हैं रोल ऑफ टीचर की और देखते हैं कि टीचर का रोल कैसा होना चाहिए अगर टीचर ये मेथड यूज़ कर रही है तो। अब टीचर का ये रोल है कि उसे बहुत ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए एंड एक्टिव टू अरोज इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट, और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए। किससे रिलेटेड? उनकी स्टडीज़ से रिलेटेड, और कोई भी जो भी प्रॉब्लम उनके सामने वो प्रेजेंट कर रही है या फिर वो प्रॉब्लम से रिलेटेड उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करे, ताकि वो प्रॉब्लम का सल्यूशन वो जो है एक्टिव होकर निकाले। ठीक है, गाइड देम एट एवरी स्टेप एंड प्रोवाइड असिस्टेंस व्हेन नीडेड टू ओवरकम ऑब्स्टैकल्स। उन्हें हर एक स्टेप पे गाइड करे, और जब भी उनको ज़रूरत पड़े तो उनको जो है असिस्टेंस भी प्रोवाइड करे, मतलब हेल्प करे उन्हें जब भी उनको ज़रूरत हो, ताकि जो भी ऑब्स्टैकल है, जो भी रुकावट है उनको सल्यूशन में आ रही है, सल्यूशन को ढूंढते वक्त जो भी रुकावट आ रही है उस चीज़ से वो जो है ओवरकम कर सके। तो वहाँ पर टीचर उनको हेल्प करे। ग्रुप द स्टूडेंट्स and allow each one to share in the task to be performed. In this way, the cooperative learning strategy would work well. यहाँ पर टीचर को ग्रुप कर देना चाहिए स्टूडेंट को, जैसे 5-5 का ग्रुप कर दी टीचर ने। ठीक है, अब 5 स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी और वहाँ पर हर एक को एक एक टास्क दे दी कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। तो यहाँ पर ऐसा क्या होगा, कोऑपरेटिव लर्निंग होगा। ठीक है, हर एक को टास्क मिलेगा तो हर एक का इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा टास्क में। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके वो लर्न करते हैं। टीचर शुड हेल्प द लर्नर्स इफ दे आर फेसिंग एनी डिफिकल्टीज। जब भी स्टूडेंट कोई भी डिफ़िकल्टी फेस करे तो टीचर का काम है उसकी हेल्प करे, अपने लर्नर की वहाँ पर हेल्प करे। ठीक है, इस्टेब्लिश रैपो विद स्टूडेंट्स फॉर द स्मूथ कॉम्पिटिशन ऑफ द वर्क। ऐसा टीचर बच्चों के साथ रैपो बना के रखे, या ऐसा जो है एक बॉन्ड बना के रखे जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होके काम करें और उनको काम करने में भी मज़ा आए और बहुत ही स्मूथली ये प्रोसेस चले। ठीक है, कोई भी रुकावट ना आए। जब भी स्टूडेंट कोई भी डिफ़िकल्टी फेस करे तो टीचर वहाँ पर उनको हेल्प करे और उनको गाइड करे, हर एक स्टेप में उनको देखे, उनको एक्टिव करे। ठीक है, उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करे। तो ये टीचर बहुत सारे काम और बहुत सारे रोल प्ले करती है एक स्टूडेंट की लाइफ में, क्योंकि टीचर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एक स्टूडेंट की लाइफ में। सो कंक्लूजन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यही है कि इट इज़ अ सूटेबल अप्रोच इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए ये अप्रोच एकदम बेस्ट है, एकदम सूटेबल है। ठीक है, इट डेवलप्स इन द लर्नर द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, एनालिसिस, सॉल्व एंड रिफ्लेक्ट अपॉन द प्रॉब्लमैटिक डिफ़िकल्टीज। जो भी टीचर ने प्रॉब्लम दी है अपने स्टूडेंट को, या फिर जो भी बच्चे को फेस हो रही है डिफ़िकल्टीज और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो लर्नर के अंदर ये एबिलिटी पैदा होती है, ये एबिलिटी डेवलप होती है
कि वो प्रॉब्लम को वो रिकॉग्नाइज कर सकता है, जो भी डिफ़िकल्टीज़ है, और उसको एनालाइज कर सकता है, सॉल्व कर सकता है, और सॉल्व करने के बाद रिफ्लेक्ट भी कर सकता है उस पर। तो ये सारी एबिलिटीज़ एक लर्नर के अंदर डेवलप होने लगती है अगर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूज़ करता है। ठीक है, तो ये हुआ कंक्लूजन, और यहाँ होता है हमारा आज का सेशन ख़त्म। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और हमारे आगे की वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।